इससे पहले समाज क्या होता है हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, इसका प्रकार भी पढ़ा चुके हैं वीडियो। समाज के क्या कैरेक्टरिस्ट होता है, क्या सोसाइटी का जो है विशेषता होता है, क्या लक्षण है, आज इस लक्षण को हम लोग देखेंगे। एग्जाम में आपसे सिंगल प्रश्न 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि समाज के लक्षण बताएं। तो समाज के यही लक्षण हैं। चलिए कौन कौन से लक्षण हैं देखिएगा। तो आप लोग को पहले ही पता है, हम लोग पढ़े हैं कि समाज क्या है। समाज एक सामाजिक संबंधों का एक जाल है। समाज नॉर्मली कहा जाए तो यह एक संबंधों का जाल है जिसमें एक दूसरे के बीच में संबंध को बताता है, समझ गए, वही समाज होता है। समाज एक अमूर्त है, सोसाइटी इज अब्स्ट्रैक्ट। आपको सबसे पहला इसका विशेषता ये ध्यान में रखना है कि समाज अमूर्त है। अमूर्त कैसे है? समाज एक अमूर्त अवधारणा है क्योंकि यह व्यक्तियों का समूह न होकर उसमें पनपने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। मैंने पहले ही बताया कि समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है। अब ऐसा नहीं है कि समाज जो है आपका व्यक्तियों का समूह होता है, समझ गए। समाज ऐसा नहीं है कि कहीं पे 10 व्यक्ति खड़ा हो गया तो उसका जो है यह एक जो है समाज बन जाता है। वो तो समूह हो जाएगा कि जैसे ही 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ आ जाता है तो वो समूह हो जाता है, समझ गए। लेकिन हम लोग समाज के बारे में देख रहे हैं और समाज का अवधारणा है कि समाज एक संबंध का जाल है, न कि व्यक्तियों के संख्याओं का, समझ गए ना। तो समाज एक अमूर्त अवधारणा है क्योंकि यह व्यक्तियों के समूह नहीं होकर उसमें जो भी पनपने वाले संबंध है, रिश्ते हैं, सब उसका जो है जाल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्ट यानी लक्षण या विशेषता कहिए, समाज मिलनसार होता है। लोगों की मिलनसार भावना के कारण ही समाज में सामाजिक समूह एवं समाज की स्थापना होती है एवं लोग इसमें रह सकते हैं। माय डियर, आप समझिए, आपके गांव में एक दूसरे से लोग मिल के रहते हैं, भले वह कोई भी जाति के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब एक दूसरे, जिसका घर मान गए आपके घर के पास आपके बिरादरी आपके कास्ट के घर नहीं है, फिर भी आप उससे मिलजुल कर कैसे रहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उससे एक अटैचमेंट है, आप आपके साथ उसका अपनापन है, आप वो आपके सुख दुख में आ रहा है, आप उसके सुख दुख में जा रहे हैं, तो यही एक प्रकार से संबंध हो गया, समझ गए। और यही संबंध जो है एक समाज का निर्माण करता है। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि समाज में एक दूसरे के मदद करके ही समाज को स्थापित करता है। अगर हम आप में नहीं जाएंगे, आप मेरे मदद नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये बिखराव होता है, यह समाज से इससे टूट पड़ता है। तो समाज में मिलनसार एक बहुत बड़ा इसका जो है समाज का लक्षण विशेषता होता है, पहला। दूसरा पॉइंट, तीसरा है समाज जो है म्यूचुअल अवेयरनेस, पारस्परिक जागरूकता होता है। समाज में एक पारस्परिक जागरूकता होता है, समाज में लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति जागरूकता होता है, अवेयरनेस होता है, समझ गए ना। एक दूसरे के प्रति जानते हैं, एक दूसरे के ख्याल रखते हैं, पारस्परिक जो है जागरूकता एक दूसरे के प्रति होता है समाज में। ओके, तीसरा पॉइंट। चौथा है लाइकनेस, समानता। समाज में समानता का सिद्धांत समाज के लिए आज भी आवश्यक है। समानता समाज के लिए निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे लोग समानता के आधार पर सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं या उससे जुड़ते हैं। अब समानता, लाइकनेस, जैसे गांव में जाइएगा तो गांव में जो है लोग जो है आपको राजनीतिक तौर पर जो है भटका सकता है और राजनीतिक फायदा लेने के लिए आज भी लोग कहता है कि जाति के आधार पर जो है भेदभाव करता है। बट आज भी मैं आपको बता दूं हकीकत क्या है। मैं अपने गांव के पास देखता हूं और अपने एरिया में कि एक सबसे छोटे जो वर्ग के लोग हैं वह भी जो है मेरे घर पर आते हैं और मैं भी उनका रिस्पेक्ट करता हूं, वो भी मेरे को रिस्पेक्ट करते हैं, समझ गए। दूसरी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि वह छोटे वर्ग के जो है निचले तबके के लोग हैं या उसका बच्चा है तो उससे घृणा हम लोग करते हैं, नहीं। वो लोग दिन भर हमारे दरवाजे पर, घर में तक, सब में जाता है, प्रेम से रहता है। तो ऐसा नहीं है, गांव में समानता, समाज में एक समानता जो है, समाज का एक विशेषता यह है कि वहाँ पे समानता होता है, लाइकनेस, समझ गए। समानता होना भी चाहिए और होता भी है। समानता नहीं होगा, एक दूसरे के ऊंच नीच दिखाएंगे, एक दूसरे के जो है डेमोरलाइज करेंगे, घटिया दिखाएंगे, तो इससे क्या होगा? एक दूसरे में संबंध गड़बड़ा जाएगा और फिर आप जो है अलग रास्ता, वो अलग रास्ता करेगा, फिर आपका रहना मुश्किल हो जाता है समाज में। और जब समाज में व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो फिर समाज काहे का, समझ रहे ना। तो समाज में समानता एक बहुत जरूरी होता है। ओके, और यह इसका लक्षण बताता है। पांचवा है
भिन्नता डिफरेंसेज, समाज में समानता की तरह भिन्नता भी उसका एक अंग है। अब समाज में समानता होता है तो भिन्नता भी होता है, समझ गए। समाज में जिस प्रकार से समानता एक लक्षण है, विशेषता है समाज का, उसी प्रकार से भिन्नता भी एक अंग है समाज का। प्रत्येक समूह को समानता बनाती है लेकिन भिन्नता उससे बांधती है। जैसे परिवार में भिन्न उम्र, लिंग एवं कार्य के लोग साथ में रहते हैं। जैसे जैसे एक परिवार में अगर मान गए 5 सदस्य है तो 5 सदस्यों का एक समूह आपका परिवार बना दिया। और परिवार एक प्रकार का प्राथमिक समूह होता है जो जिसमें घनिष्ठता अपनापन होता है, वो प्राथमिक समूह होता है। आगे पढ़िएगा पता चलेगा। तो माय डियर, मान गए भिन्नता, भिन्नता का मतलब है कि एक ही परिवार में 2 स्त्री है, 2 पुरुष है, समझ गए। 4 लोग हैं, समझ गए। 4 लोग में 2 पुरुष है, 2 स्त्री है, समझ गए ना। तो क्या हो गया, ये लिंग और ये लिंग, दोनों लिंग भिन्न है, बट दोनों में समानता क्या है कि दोनों का संबंध जो है इतना मजबूत है कि हो सकता है बाप बेटी का हो, पति पत्नी का हो, समझ गए ना, दादा दादी का हो। इस प्रकार से ऐसे संबंध है कि इन सब में जो है परस्पर जोड़ कर रखता है। लेकिन अलग क्या करता है, भिन्न क्या कर रहा है, तो इधर ये अपना फीमेल का है और इधर ये मेल का है, तो दोनों में भिन्नता भी है। तो समाज में भिन्नता भी होता है, समझ गए ना। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। बहुत सारे आपके घर में ही देख लीजिए, आप कुछ और काम करते हैं, किसी को कुछ और काम में इंटरेस्ट है, तो कार्य के आधार पर भी जो है भिन्नता होता है। तो ये चीज़ें होता है समाज में, भिन्नता भी समाज का भिन्नता भी, डिफरेंस भी एक आपके लक्षण होते हैं। आगे है सहयोग एवं संघर्ष, कोऑपरेशन एवं कॉन्फ्लिक्ट। सहयोग के द्वारा समाज में लोगों को एक दूसरे से बांधने का कार्य किया जाता है और एवं संघर्ष द्वारा लोग के एक दूसरे से अलग होते हैं। माय डियर, देखते होइएगा कि गांव में, समाज में लोग जो है एक दूसरे को काफ़ी आगे आते हैं मदद करने के लिए। इससे जो एक दूसरे के प्रति जो बंधन होता है वह बंधता है, मजबूत होता है सहयोग करने से। लेकिन जैसे ही ये संघर्ष शुरू हो जाएगा, एक दूसरे के बीच में जो है कंपटीशन चालू हो जाएगा, तो वह अलग भी कर देगा, समझ गए ना। तो ये समाज में सहयोग और संघर्ष चलते रहता है ज़िंदगी भर। क्योंकि आप किसी समाज में आप अपने आसपास रहिएगा तो ऐसा नहीं है कि सबसे आपके अपनापन ही रहेगा, सबसे जो है आपको एक जैसे ही बना रहेगा। किसी से लड़ाई भी हो जाता है, किसी से बात भी नहीं बनता है, समझ गए ना। तो वही चीज़ें है कि यहाँ पे सहयोग भी होता है तो यहाँ पे संघर्ष भी होता है। ओके, आगे है परिवर्तनशील, इवर चेंजिंग। समाज धीरे धीरे परिवर्तित तो होते रहता है, यह लंबे समय तक स्थिर नहीं रहता है। अब समाज जो होता है यह परिवर्तित होते रहता है, ऐसा नहीं है कि आज जो है वह कल नहीं है। अब जैसे खुद मानिए कि आपके परिवार में अभी जो है 4 लोग हैं, समझ गए। एक पिता है, समझ गए, एक माता है और एक अपने हैं, एक पत्नी है। अभी 4 लोग हैं, समझ लीजिए। अब 4 लोग हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि यही 4 लोग हमेशा जो है आपके परिवार में रहेंगे। हो सकता है आने वाला समय में 2 बच्चा हो जाए तो 6 हो जाइएगा। तो इस प्रकार से परिवार जो है आपके समय के अनुसार, वस्तु के अनुसार जो है आपके परिवर्तन होते रहते हैं समाज में। तो ये आपका परिवर्तनशील, इसका एक विशेषता है, लक्षण है। 8वां है कल्चर, संस्कृति। समाज, प्रत्येक समाज की अपनी सांस्कृतिक धरोहर होती है। सांस्कृतिक विविधताएं एक समाज को दूसरे से अलग करती है। जैसे देखते होइएगा कि जैसे एक परिवार में देखते होइएगा कि फलान चीज़ मनाता है, दूसरे परिवार जो है उस चीज़ को नहीं मनाता है, या यूँ कहा जाए तो कहेगा कि हमको ये नहीं चलता है। तो या फिर कहिए कि जैसे एक समाज है, समझ गए ना, अब एक दूसरे समाज है जो एक धर्म को मानता है, जो दूसरे धर्म को मानता है, जैसे हिंदू, समझ गए ना, हिंदू लोग हैं। तो ये अपना क्या करते हैं, दूसरा अपना ये अलग इनका परंपरागत सब चीज़ है, कल्चर है। उसी प्रकार से एक दूसरा है जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनका एक अपना ही अलग अलग जो है कल्चर है। तो ये कल्चर क्या कर रहा है, ये आपके बांट रहा है। ये कल्चर क्या कर रहा है, ये कल्चर एक दूसरे को अलग करता है। सांस्कृतिक, सभी समाज का अपना अपना सांस्कृतिक धरोहर होता है। जैसे हिंदू में सबका जो है अलग अलग देवता का मानना, चढ़ावा चढ़ाना, समझ गए, शादी विवाह में खूब जो है उल्लासपूर्वक सब चीज़ करना, इस प्रकार से रहता है ना। तो लेकिन बहुत सारे धर्म में ऐसे नहीं होते हैं। बहुत सारे धर्म में पूजा पाठ को बेकार माना जाता है, समझ गए ना। बहुत सारे जो है लोग पूजा पाठ से भागते हैं, समझ गए, चढ़ावा चढ़ाने से भागते हैं, किसी को दान देने से भागते हैं। लेकिन हिंदू में गरीब आ जाएगा उसको खिला देगा, दान दे देगा। तो ये चीज़ें अलग करता है, इसका एक अपना अलग ही संस्कृति है, इसका एक अपना ही अलग संस्कृति है। तो कल्चर सबका अपना अपना समाज को अलग करता है और ये विशेषता है। तो इस प्रकार से मैंने 8 पॉइंट आपको समाज के विशेषता बताया कि समाज का
जो कल्चर है अलग अलग सब समाज का होता है। पहला विशेषता, समाज कभी भी एक जैसे नहीं रहता है, यह हमेशा परिवर्तनशील रहता है। तीसरा है, समाज में सहयोग और संघर्ष चलते रहता है। समाज में भिन्नता भी पाया जाता है, समाज में समानता भी पाया जाता है। समाज में पारस्परिक जागरूकता होता है एक दूसरे के बीच में। मिलनसार, समाज में जो व्यक्ति रहते हैं एक दूसरे के भावना मिलनसार के होते हैं। समाज एक अमूर्त है, समझ गए। तो इसलिए यह 8 पॉइंट आपको विशेषता इसका या लक्षण का ये ध्यान में रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, दोनों प्रश्न आज का अपने आप में मोस्ट वीवीआई है। ऊपर वाला प्रश्न जो था ज़्यादातर शॉर्ट में ही पूछा जाता है, 5 नंबर में ही, लेकिन ये वाला जो प्रश्न आपका है ब्रांचेज ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की शाखा, यह मोस्ट वीवीआई है। ये दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, ठीक है। मोस्ट वीवीआई यह प्रश्न है, समझ गए। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं निम्न है। शाखा मतलब क्या होता है, डाल। जैसे एक पेड़ है और एक पेड़ में अलग अलग डाल निकला होता है, तो क्या हो गया, उस पेड़ का शाखा है, ब्रांचेज है। तो उसी प्रकार से सोशियोलॉजी समाजशास्त्र जो है, इस समाजशास्त्र का अलग अलग डाल निकला हुआ है, अलग अलग शाखा है, ठीक है। अब उसी शाखा को हमको यहाँ पे डिस्कस करना है कि कौन कौन से शाखा होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि समाजशास्त्र के शाखा देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी जितना भी हम लोग ब्रांच देखेंगे, शाखा देखेंगे, सब में तो हम लोग कहीं ना कहीं समाजशास्त्र का अंश देखेंगे ही देखेंगे। सब समाजशास्त्र, देखिए पेड़ क्या होता है, पेड़ जो है शरीर है, ठीक है, और हाथ हमारा दोनों हाथ हो गया, ये क्या हो गया, ब्रांच हो गया। उसी प्रकार से जो पेड़ होता है, पेड़ देखते हो या ट्री इंग्लिश में, तो जो पेड़ होता है देखते होइएगा, उसको बहुत सारे इधर उधर जो है ब्रांचेज डाल निकला हुआ होता है। तो वह क्या होता है, एक पेड़ एक ही है लेकिन उसका अलग अलग डाल निकला हुआ होता है इधर उधर। तो उसी प्रकार से समाजशास्त्र एक ही है, लेकिन इसके अगर हमको डिफरेंट टाइप के अगर अध्ययन करना हो अलग अलग क्षेत्रों में, समाज का ही अगर अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन करना हो, तो उसके लिए अलग अलग जो है ब्रांचेज बनाया गया है कि समाजशास्त्र में इस ब्रांच को ऐसे इसमें अध्ययन किया जाएगा, इस समाजशास्त्र को इस विभाग में अध्ययन किया जाएगा। तो यही सब एक ब्रांचेज के रूप लेता है, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट है हमारे सामने एक्सपेरिमेंटल सोशियोलॉजी, प्रयोगात्मक समाजशास्त्र। अब समझिए, अगर हमें समाज में कोई सिद्धांत देना हो, अगर समाज में हमें कोई ऐसे प्रिंसिपल लागू करना हो, प्रयोग करना हो, तो आप लोग देखते होइएगा कि अक्सर जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, लागू करते हैं। अब जब प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग के बाद उनको जो रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट यानी निष्कर्ष को लोगों के सामने लाते हैं कि हाँ, जैसे दवाई है, तो दवाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि डायरेक्ट दवाई बना दिया गया और बाज़ार में सप्लाई होने लगा और डॉक्टर लिखने लगे और लोग उसको खाने लगे। ऐसा होता है, नहीं होता है। कोई भी दवाई आता है, पहले उसका एक्सपेरिमेंट होता है, ये पता किया जाता है कि इस दवाई का क्या प्रभाव हो सकता है शरीर में। तो उसके लिए पहले जो है किसी पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, किसी दूसरे जीव पर, तो उसका जो निष्कर्ष निकलता है उसके बाद लोगों के बीच में उसे लाया जाता है। तो अगर समाज में हमें किसी नए चीज़ों का इन्वेंशन करना हो, खोज करना हो, तो ये प्रयोगात्मक समाजशास्त्र बताता है कि पहले प्रयोग कीजिए, ठीक है ना, पहले प्रयोग कीजिए, अध्ययन कीजिए, उसके बाद उसका प्रयोग अच्छे तरीके से करिए। क्योंकि प्रयोग कब संभव है, जब आप वैज्ञानिक तरीक़ों से किसी भी चीज़ का अध्ययन करेंगे तभी आप प्रयोग कर पाएंगे, वरना नॉर्मल तरीके से करेंगे तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि उसको रिजल्ट ही ला देंगे। लेकिन देखते होइएगा वैज्ञानिक खास तौर पे क्या करता है कि पहले अध्ययन करने के लिए वह प्रयोग के तथ्य जुटाता है, फैक्ट जुटाता है, फिर उसका एक्सपेरिमेंट करता है और एक्सपेरिमेंट के बाद जो है उसको क्लियर करता है, ठीक है ना। झूठ साँच का खेती साइंस में नहीं होता है, समझ गए। तो पहले प्रयोग करने के बाद जो उसका डाटा मिलता है, जो उसको कलेक्शन तथ्य फैक्ट जो उसको विश्लेषण में आता है, वह लोगों के सामने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, समझ गए। तो यही जो है एक प्रयोग हो जाता है, जो प्रयोग के द्वारा समाज में लाया जाता है, वही प्रयोगात्मक समाजशास्त्र होता है, ठीक है।
दूसरा देखिएगा व्यवहारिक समाजशास्त्र है, अप्लाइड सोशियोलॉजी है। अप्लाइड का मतलब होता है कि समाज में यह एक ऐसा समाजशास्त्र के शाखा है जो समाज में विभिन्न प्रकार के समस्याओं को समाधान करने का, नीति निर्माण करने का, समाज कल्याण योजनाओं को लागू करने मतलब अप्लाइड करने का जो है बारे में बताता है। तो व्यवहारिक समाजशास्त्र जो है लोगों को जो है समाज के समस्या के समाधान कैसे करना है, ठीक है ना, ठीक है, व्यवहार का उपयोग करके कैसे हम जो है ज्ञान का उपयोग करके, व्यवहार का उपयोग करके समस्या का समाधान कैसे करेंगे, कैसे नीति मतलब नियम लागू करेंगे समाज में, कैसे समाज का कल्याण होगा। तो इसके लिए एक अप्लाइड सोशियोलॉजी है। अगर हमें नीति निर्माण करना हो, समाज के बारे में समाज के समस्या के बारे में समाधान ढूंढना हो, समाज के कल्याण के बारे में योजनाओं को लागू कैसे करना हो, इन सब को बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो आपको अप्लाइड सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। मतलब सोशियोलॉजी का ही एक ब्रांच अप्लाइड है, व्यवहारिक है, जिसको पढ़ने से आपको समाज के समाधान, नीति निर्माण, समाज कल्याण योजनाओं के बारे में जो है मालूम पड़ता है। ठीक है, चलिए तीसरा है, देखिए मैं जो कह रहा हूँ उस चीज़ को फोकस कीजिएगा तो आप अच्छे से सबको लिख पाएंगे, टोटल ब्रांच को। अगर रटे रटाए का काम करेंगे तो फिर रटते रह जाएंगे, भूलते रह जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आता है प्योर सोशियोलॉजी, विशुद्ध समाजशास्त्र। विशुद्ध समाजशास्त्र का मतलब होता है कि विशुद्ध समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज के समस्या, ठीक है, उसके अंदर होने वाले परिवर्तन, उनके अंदर के व्यवस्था, उनके अंदर के संस्थाओं, ठीक है, अध्ययन सामग्री को एकत्रित कर उसका अध्ययन किया जाता है तथा जो भी निष्कर्ष निकलता है उसको सिद्धांत के रूप में समाजशास्त्र में प्रस्तुत किया जाता है। मेरे डियर, अगर आपको प्योर सोशियोलॉजी का जानकारी लेना हो, अगर आपको ये जानना हो कि समाज में परिवर्तन कैसे होता है, समाज में कौन कौन से समस्या होते हैं, ठीक है, समाज में कैसी कैसी व्यवस्था विद्यमान है, समाज में कौन कौन से संस्था विद्यमान है, अगर इन सब का अगर आपको सिस्टम, सीधा कहिए अगर सिस्टम के बारे में, समाज के बारे में अगर जानना है तो आपको प्योर सोशियोलॉजी पढ़ना होगा। और प्योर सोशियोलॉजी के जरिए, विशुद्ध समाजशास्त्र के जरिए अध्ययन करके आप समाज के समस्या, परिवर्तन, व्यवस्था और संस्थानों के बारे में सामग्री को एकत्रित करके अध्ययन करते हैं और उसके बाद जो भी उसका कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, उसको हम एक थ्योरी के रूप में लोगों के बीच में प्रस्तुत कर देते हैं और यही हमारा विशुद्ध समाजशास्त्र हो जाता है। ठीक है, तो यह समाज का ही एक ब्रांच है, समाजशास्त्र का ही, वह है विशुद्ध समाजशास्त्र। ठीक है, चलिए चौथा यहाँ पे देखिएगा सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी, अब इस शाखा में होता ये है कि आप लोग साइकोलॉजी का डिफिनीशन पता है। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, मन का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान, जिसमें मन का अध्ययन किया जाता है या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो वह मनोविज्ञान हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान है, सोशल साइकोलॉजी है। अब यहाँ पे किसी व्यक्ति के बात नहीं होगा, अगर सीधा साइकोलॉजी होगा तो व्यक्ति के मन का बात होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी है, मतलब सामाजिक मनोविज्ञान है। अब सामाजिक मनोविज्ञान का मतलब हो जाता है कि समाज में, तो समाज में तो व्यक्ति भी रहता है, व्यक्ति का समूह भी रहता है, तो सामाजिक मनोविज्ञान जो होता है वह व्यक्तियों के समूह के स्तर पर अध्ययन करता है, व्यवहारों का करता है, व्यवहार का ही अध्ययन, बट यह समूह के स्तर पर, यह एक आदमी, एक व्यक्ति को जो है अध्ययन नहीं करता है, यह सामूहिक स्तर पर सामाजिक व्यवहार का एक अध्ययन है। समझ गए ना, जैसे देखते होइएगा कि कौन से किसी एरिया में बहुत ज़्यादा उग्र लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग रहते हैं, तो ये पता चलता है कि किस एरिया में किस प्रकार के लोग रहते हैं। उनके व्यवहार को जानना हो तो हम सामाजिक साइकोलॉजी के जरिए, सामाजिक मनोविज्ञान के जरिए जो है हम जान पाएंगे उनके व्यवहारों को, सामाजिक व्यवहारों को। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है पांचवा, जो हम बोल रहे हैं वही लिखना है, वही आपको समझना है। ओके, पांचवा देखिएगा ऐतिहासिक समाजशास्त्र, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। अब आप लोग को ये जानना चाहिए कि अगर इतिहास और समाजशास्त्र, ऐतिहासिक समाजशास्त्र मतलब अगर हमें पहले बीते हुए कोई चीज़ों को, ठीक है ना, पहले बीते हुए चीज़ों को या वर्तमान में क्या चल रहा है या भविष्य में क्या होगा, ये सब के सब इतिहास के अंदर होती है बातें। तो अगर हमें इतिहास के बातों को समाज में लाना है, समाज के बीच में लाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, मीन्स ऐतिहासिक समाजशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। तो यह समाजशास्त्र का ही एक शाखा है जिसमें
समाज के भूतकाल मतलब पास्ट में बीते हुए, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में जो है भविष्यों का जो है अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत आदि समाज मतलब पहले के समाज का व्यवस्था कैसा था, उसमें कैसे परिवर्तन हुआ, सामाजिक संबंध कैसा था, संस्कृति कैसा था, वर्तमान में और भविष्य में इसका क्या प्रभाव होने वाला है, इस हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी को पढ़कर हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो अगर आपको पहले के समाज के बारे में पता करना है कि पहले कैसा जो है व्यवस्था था, पहले जो है संस्कृति कैसा था हमारा, पहले जो है ये परिवर्तन कैसे होता था लोगों में, पहले समाज का संबंध और व्यवस्था कैसा था, यानी पूर्व के हिस्टोरिकल चीज़ों को अगर जानना है समाज के आपको, तो आपको जो है हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, जो कि एक बीते हुए समय के बारे में जानकारी देता है और बीते हुए समय को आप अपने आने वाले समय या फिर चल रहे समय में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इसको बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पांचवा। छठा है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अब आप लोग को एक चीज़ जानकारी होनी चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र होता है, मनुष्यों का अध्ययन होता है, ठीक है। सामाजिक मानव शास्त्र सोशल एंथ्रोपोलॉजी सामाजिक मानव शास्त्रों के अंतर्गत आदिम समाजों में मानव विकास अवस्था, मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही समाज निर्माण व सामाजिक अंतर संबंधों का जो है विकास का भी जो है अध्ययन किया जाता है। सीधा समझिए, सामाजिक मानव शास्त्र है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी है। तो इसमें अध्ययन जो किया जाता है मानव शास्त्र का, वह समाज में रहते हुए इस शाखा में मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मानव में विकास के कौन कौन से अवस्था है, मानव का संबंध कैसा है एक दूसरे में, मानव के अंदर के संबंधों में विकास कैसे होता है, समाज निर्माण मानव कैसे करते हैं, इन सभी के यानी मानव के बारे में आपको समाज में अध्ययन करना है। तो हमें सामाजिक मानव शास्त्र दोनों के ब्रांचेज के बारे में जानना पड़ेगा, तभी हम समाज और मानव शास्त्र दोनों को समझ पाएंगे। तो इसके लिए समाज शास्त्र का हमारा एक ब्रांच है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक मानव शास्त्र, यानी मानव के जो है विकासों अवस्था संबंधों के बारे में जो समाज शास्त्र अध्ययन कराता है वही जो है सामाजिक मानव शास्त्र होता है। ओके। सातवां देखिएगा सामाजिक अर्थशास्त्र है, सोशल इकोनॉमी है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे क्रय विक्रय होता है, खर्च वर्च होता है, तो यह एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो अगर आपको सामाजिक अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करना है तो आपको सामाजिक अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। समाज में चल रहे खरीदारी, क्रय विक्रय, मांग, उत्पादन, ठीक है ना, वितरण आदि का आपको बारे में जानना है तो सामाजिक अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सामाजिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, प्रोडक्ट उत्पादन करता है, उसका वितरण करता है लोगों में, ठीक है, कार्य प्रणाली, मांग, रेगुलेशन, ये सब के सब जो है रेगुलेट कहाँ से होता है, इकोनॉमी में होता है। और इकोनॉमी में ही उत्पादन, वितरण, मांग, कार्य प्रणाली, रेगुलेशन, नियमन, ये सब संभव है। इसीलिए हमें सामाजिक अर्थशास्त्र पढ़ना है। और यह अर्थशास्त्र समाज में इसलिए पढ़ना है क्योंकि अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा रोल हमारे समाज में घटित होता है। जैसे आप कोई सामान खरीदारी किए, बेचे, ठीक है ना, कोई चीज़ आप निर्माण किए, तो ये सब के सब एक आपके अर्थशास्त्र के अंदर आता है, ठीक है। इसीलिए इसे सामाजिक अर्थशास्त्र कहा गया। नेक्स्ट है आठवां है शैक्षणिक समाजशास्त्र। अब शैक्षणिक समाजशास्त्र का मतलब होता है कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत समाज में शैक्षणिक संस्थानों के कार्य, महत्व, भूमिका, समाज पर क्या प्रभाव है, इसका अध्ययन किया जाता है। शैक्षणिक समाजशास्त्र का मतलब होता है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास हमारे समाज में बहुत सारे कोचिंग हो, इंस्टीट्यूशन हो, कॉलेज हो, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, ये सारा के सारा क्या है, एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो क्या है, चल रहा है। तो एक कैसे कार्य करता है, इसका समाज में क्या महत्व है, इसका क्या रोल है, भूमिका है, इसका जो है समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हमें शैक्षणिक संस्थानों के बारे में, हर एक चीज़ों के बारे में जानना है तो हमें शैक्षणिक शास्त्र पढ़ना है जो हमारे समाज में चल रहे शैक्षणिक संस्थानों के अध्ययन कराता है, ठीक है। तो ये आठवां पॉइंट हो गया। नौवां पॉइंट यहाँ पे देखिएगा औद्योगिक समाजशास्त्र है, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी है। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी का मतलब होता है औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग होने वाले समाजशास्त्र। मेरे डियर
अब हमारा जो आप लोग को समाज के ही व्यक्ति किसी न किसी औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा होता है, तो अब वो जो औद्योगिक क्षेत्र में कोई व्यक्ति लगा है, काम कर रहा है, तो उसमें व्यक्ति का समस्या होता है। जैसे देखते होइएगा कि बॉयलर फट जाने से इतना का मौत, ठीक है, टैंक गिर जाने से इतना का मौत, ठीक है ना, रड गिर जाने से इतना का मौत, ये सब जो है फैक्ट्री में, औद्योगिक में दुर्घटना होते रहता है। तो मानव के क्या समस्या है इस औद्योगिक क्षेत्र में, इसके बारे में, समस्या समाधान के बारे में, इसको अगर हमें जानना है, मानवीय संबंधों के बारे में जानना है कि मानवीय और औद्योगिक दोनों के बीच कैसा संबंध है, मानव का, मनुष्य का क्या जो है समस्या होता है औद्योगिक क्षेत्र में, तो इन सब का अध्ययन जो है आप औद्योगिक समाजशास्त्र में कर सकते हैं और यह बताता भी है। ठीक है। 10वां है चिकित्सीय समाजशास्त्र, मेडिकल सोशियोलॉजी। अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ देखना पड़ेगा, चिकित्सीय समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज में उपस्थित मानव समूहों की स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तथा स्वास्थ्य पर सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग को समाजशास्त्र क्यों पढ़ाया जाता है? इसीलिए पढ़ाया जाता है कि हम समाज के बारे में जान सके कि समाज जो है कितने कितने प्रकार से, समाज में क्या क्या होते हैं। हम इसीलिए पढ़ते हैं, टोटली कहा जाए समाजशास्त्र तो हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे स्वास्थ्य पर समाज का बहुत बड़ा जो है एक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें समाज के बारे में जानना है कि कौन से समाज जो है किस प्रकार के स्वास्थ्य पर जो है प्रभाव छोड़ता है। तो चिकित्सीय समाजशास्त्र, मेडिकल सोशियोलॉजी का भी कुछ वही रोल है कि वह लोगों के बीच में मानव समूहों के स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, तथा समाज का और संस्कृति का जो है क्या प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर, इसका अध्ययन जो है किया जाता है कि स्वास्थ्य पर सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर, कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम मेडिकल सोशियोलॉजी का अध्ययन करते हैं ताकि हम जान पाएं कि मानव के समूहों पर स्वास्थ्य के क्या समस्या है, इसका अध्ययन कर सके। साथ ही स्वास्थ्य पर कौन कौन से सामाजिक और सांस्कृतिक कारक का प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में हम जान सके। इसलिए चिकित्सीय समाजशास्त्र को एक अलग जो है ब्रांच बनाया गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। एंड लास्ट वाला आता है हमारा 11वां पॉइंट आता है क्रिमिनल सोशियोलॉजी। अब क्रिमिनल सोशियोलॉजी हमें समाज में विभिन्न प्रकार के हो रहे घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, इसके प्रकारों के कि किस किस प्रकार से समाज में घटना हो रहे हैं, किन कारणों से हो रहे हैं, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस घटना को। ठीक है, साथ ही यह घटनाओं को समाधान कैसे हो सकता है, इसके उपाय के बारे में भी आपराधिक समाजशास्त्र, क्रिमिनल सोशियोलॉजी बताता है। तो इस प्रकार से कुल आपका 11 पॉइंट आपको पहले ध्यान में रखना है। आपको इस प्रश्न को कंप्लीट याद करने से पहले 11 पॉइंट कम से कम आपको इस ब्रांच के माइंड में डालना है। जब आप 11 पॉइंट माइंड में डाल लेंगे तो मैं आपको इतना बता दिया हूँ कि आप सब में थ्योरी लिख देंगे, आप हिंदी में या इंग्लिश में। इंग्लिश नीचा दिया गया है, आप इंग्लिश वाले चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, एक बार चलिए हम रिपीट कर देते हैं। पहला है एक्सपेरिमेंटल सोशियोलॉजी, प्रयोगात्मक। दूसरा है अप्लाइड मतलब व्यवहारिक समाजशास्त्र, प्योर मतलब विशुद्ध समाजशास्त्र, सोशल साइकोलॉजी मतलब सामाजिक मनोविज्ञान, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक समाजशास्त्र। छठा है सोशल एंथ्रोपोलॉजी मतलब सामाजिक मानव शास्त्र, सोशल इकोनॉमिक मतलब सामाजिक अर्थशास्त्र। 8वां है एजुकेशनल सोशियोलॉजी मतलब शैक्षणिक समाजशास्त्र। 9वां है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी मतलब औद्योगिक समाजशास्त्र। 10वां है मेडिकल सोशियोलॉजी मतलब चिकित्सीय समाजशास्त्र। एंड लास्ट है 11 नंबर क्रिमिनल सोशियोलॉजी मतलब आपराधिक समाजशास्त्र। कुल यह 11 पॉइंट को आप मन में ध्यान में रखिएगा। जब 11 पॉइंट आपके माइंड में ध्यान में रहेगा तो इसके अंदर के जो चीज़ें हैं 2-2, 3-3 लाइनें आराम से आप खुद से भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आप 11 पॉइंट याद रखिए। और ऐसा नहीं है कि ये 11 पॉइंट जैसे जैसे लिखा गया है सीरियल वैसे ही आप भी इसको रटे और याद करें, बिल्कुल नहीं। आप चाहें तो 8वां नंबर को 1 नंबर पर भी लिख सकते हैं, चाहे तो 11वां नंबर को 3 नंबर पर भी लिखिए, 9वां नंबर को 2 पर भी लिखिए, लेकिन आपको 11 याद करना है। जैसे भी जहां भी आप इसको इधर उधर करके लिखे, लेकिन लिखिए और याद करिए 11 पॉइंट को। ओके, चलिए मैंने आपको जितना हो सका अच्छे से बता दिया।